हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया दौर। मैं हूँ तंजीला मज़हर। खुशामदीद कहते हैं जी आपको। और हम सभी लोग पाकिस्तान में जब गुफ्तगू करते हैं सियासत में, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के बयानात और उन बयानात को बिलख़ुसूस जब वो बदलते हैं या उसके मानी को बदल देते हैं, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है। तो अब जो खान साहब ने एक नया बयान दिया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि जो अमरीकी साज़िश का बयानिया था, वो पीछे रह गया। वो बात ख़त्म हो चुकी है और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। इस बात से क्या मुराद ली जाए कि अब खान साहब ये कह रहे हैं कि अमरीकी गुलामी मंज़ूर है हमें, या वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उस वक़्त उन्होंने बयानिया अगर बनाया था, उसका अगर पाकिस्तान के सफ़ारती महाज़ पर पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान हुआ है, वो उस बात को रियलाइज़ करते या नहीं करते, या उनके कहने का मतलब और मफ़हूम कुछ और है। ये पूछेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका भी और नया दौर का बहुत शुक्रिया, मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का। कुरैशी साहब, ये क्या हुआ? खान साहब ने ये अब एक वो हम कहते हैं वो हर रोज़ एक नई ऐसी बात कर देते हैं, फिर लोग हमें कहते हैं आप लोग क्या हर वक़्त खान साहब, खान साहब, खान साहब करते रहते हो और कोई बात नहीं आपको मिलती, तो हम क्या करें? मतलब वो अब इतना बड़ा उन्होंने बयान दे दिया। पूरा जो पूरी कैंपेन थी, अवामी मुहिम थी, जलसे, जुलूस, सब कुछ इस बात के ऊपर था कि अमेरिका ने साज़िश करके मुझे हुकूमत से निकलवाया है। कैसे पीछे रह गई ये बात? समझाएँ हमें। एक 1% भी इस बात में ना कोई शक है, ना ही कोई गैर यकीनी की बात है। असल में आप लोगों को अल्लाह ताला ने सर्जन बनाया है लफ्ज़ों के पोस्टमार्टम करने का। आप जब लफ्ज़ों की सर्जरी करते हैं, तो उसके बहुत सारे मतलब निकल कर लोगों के सामने आ जाते हैं। तो मैं तो आपकी भी और आपके कई हम-असर हैं, उनकी खुदादा सलाहियतों का बड़ा मोतरफ़ हूँ। आज डॉक्टर शहीद मज़ारी साहबा ने बड़ी वज़ाहत से सारी चीज़ों का बताया कि खान साहब ने ये नहीं कहा, जो मौज़ूए बहस मीडिया पे बना हुआ है। उनका बुनियादी मकसद कहने का ये था कि पाकिस्तान को अगर अब हमने आगे लेकर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे पास हमारे हमारे हमारी तारीख़ का बड़ा एक नाखुशगवार हिस्सा है। हमारे लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उसमें हैं। लेकिन जहाँ पिछले 7-8 माह में ये ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को पहुँचा दिया और जिस तरह से पाकिस्तान के निज़ाम अदल का, निज़ाम सियासत का अ, और हर तरह पूरे रियासती सिस्टम का मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ़्ता हैं, मेबी हो सकता है, उनका ये मौक़िफ़ हो कि जी उनको सज़ा गलत हुई है, उनका राइट बनता है वो ये कह सकते हैं, लेकिन वो बहरहाल सज़ा याफ़्ता है। वो अच्छा, अदालत से एक मिनट रुकिए ना, रहा। ये तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि अब हम ये सोचें कि खान साहब अब ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका की साज़िश हुई है, या वो ये कहते रहेंगे कि अमेरिकी साज़िश थी और साज़िश और मुदाखलत की वो जो लड़ाई है और जो वो एक जुडिशियल कमीशन बनवा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 चीज़ों का वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई उनको? मतलब ये भी तो ज़ाहिर है एक टाइमिंग। खान साहब कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं कर देते। वो तो ही इज़ अ लीडर, बड़े लीडर हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं, तो कोई वजह तो होगी, कुछ समझ आती है आपको पीटीआई का हिस्सा अच्छा होते हुए कि क्यों? आपने सुना कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने किस तरह से चीज़ को बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह किया और खान साहब की भी अभी स्टेटमेंट आ गई है, मैं मीडिया पे देख रहा हूँ। खान साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि जी साज़िश नहीं हुई, साज़िश बिल्कुल हुई। साज़िश ना होती तो महँगाई के नाम पर वो 25 लोग जो पंजाब असेंबली में जिन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बदला, अपनी पार्टी बदली और वो 20 लोग जिन्होंने नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से राहें जुदा की, आखिर कोई तो वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर से आज 3 गुना महँगाई बढ़ी है और वो लोग वहीं के वहीं खामोशी से बैठे हैं। इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के जो असरात पाकिस्तान की सियासत पे मुरतब हुए तंज़ीला वो आने वाला मौरख़ बताएगा। कि ये असर हाज़िर की जदीद मॉडर्न वर्ल्ड की पहली गवर्नमेंट है जिसने इक़्तिदार में आकर पब्लिक की वेलफेयर के लिए कोई कानून साज़ी नहीं की, अकाउंटेबिलिटी लॉज़ चेंज किए। ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख की जो जदीद दौर में पहली हुकूमत है, जिसने रियासती उमूर में सिर्फ़ अपने मुकदमात के इखराज करने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये पहली हुकूमत है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जैसी तैनाती का मसला लंदन में बैठकर और उसको उसको बाकायदा इश्यू किया जा रहा है उस सारी एक्टिविटी को मीडिया पर। ये मैंने पहले भी अर्ज़ की ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल का पाकिस्तान के रियासती निज़ाम का अच्छा मज़ाक चलिए, उड़ाने से ज़्यादा बड़ी आप चीज़ है।
अब मैं आपसे डेविल्स एडवोकेट बन के सवाल करती हूँ कि खान साहब भी तो आर्मी चीफ की तैनाती का मसला कंटेनर पे खड़े होकर, सड़क में, चौराहे में, चौक में खड़े होके उस पे बात करना चाहते हैं और अपनी राय देते हैं। वो लंदन वाले भी गलत है, ज़ाहिर है लंदन में फैसले नहीं होने चाहिए, लेकिन इतने अहम और कौमी सलामती के इदारों के बारे में जब फैसले हों, तो वो क्या कंटेनर पे होने चाहिए? किसी तौर पे भी आपका ये तकाबुल मुमासलत नहीं रखता आपके सवाल के साथ और मौजूदा माहौल के साथ। खान साहब ने बारहा कहा, अभी कल भी उन्होंने फरमाया कि मुझे कोई इश्यू नहीं है, जो शख्स मेरिट पर आता है, आप उसको तैनात कर दें। वो उन्होंने बड़ा उसके वाज़ेह बाद कहा, ना मुझे कोई जज चाहिए। लेकिन भी ऐड करते ना, वो लेकिन क्या है? लेकिन नवाज शरीफ उसको आर्मी चीफ लगाएगा जो उसकी चोरी छुपाएगा। मतलब आप ये सोचें कि मैं ये कहूँ कि पंजाब असेंबली में 10 लोगों का एक ग्रुप है जिनमें से कोई एक वज़ीर आला बन सकता है, और मैं कह रही हूँ कि इन 10 में से नदीम कुरैशी साहब उसको चुनेंगे जो उनकी चोरी को छुपाएगा। इसका मतलब है कि मुझे उन 10 में से किसी पे शक है। हम तो यही पूछ रहे हैं ना, खान साहब को किस पे शक है? नवाज जी, शरीफ पे बिल्कुल, तो अगर है। अगर 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 नदीम कुरैशी पाकिस्तान की किसी आला तरीन अदालत से सज़ा याफ़्ता है, हेल्थ ग्राउंड पे मुल्क से बाहर गया हुआ है, आपने दोनों तीनों बार मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी। मैं आपकी तरह इंटेलेक्चुअल हूँ, ना एनालिस्ट हूँ, ना बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन हूँ। मैं बड़ा कॉमन सा जी, आप बड़े पाकिस्तानी हूँ। ज़हीन हैं, मैं आप हमें बड़े 500 पसंद लोग है, आप मज़े से मुझसे बातें करते हैं, आप करें बात पूरी अपनी। मुझसे मुझसे 500 लोग रोज़ ये क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कितना बड़ा मज़ाक है। क्या वो जजेस जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, कि उनकी उनकी आईनी पोज़ीशन आज क्या है कि नवाज़ शरीफ उनको ये बता रहे हैं कि आपने मुझे मुजरिम करार दिया और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी पोस्टिंग खुद कर रहा हूँ लंदन में बैठ के। काश हमज़ा शहबाज के दोनों भाई, नवाज़ अब शरीफ साहब के अब मैं बेटे। अब मैं हाथ खड़ा करके आपसे सवाल करूँगी। मुझे बताएँ कि क्या आईनी और सियासी हैसियत रह जाती है कि जब आप ये कहें कि सबसे बड़ा डाकू है और उसको आप वज़ीर आला बना दें, और वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स को वज़ीर तैनात करे, मुशीर तैनात करे, उनको प्रोटोकॉल्स दे रहा हो, तो मतलब ये कैसे कंपैरिज़न्स हैं? वो आपने पहले कह दिया नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, उनको आना चाहिए, क्लीन चिट लेनी चाहिए, अदालतों से फेस करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ को आप बताएँ कि कोई मोरालिटी है किसी भी जमात में? ज़ीला, मेरे लिए बड़ी हैरानी है इस वक़्त कि आप 2 ऐसी चीज़ों का तकाबुल कर रही हैं जो बिल्कुल एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल हरीफ को कोई फ़िक्रा कह देना, उस पे कोई ताना दे देना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में ये होता रहा है। लेकिन हुँ। एक ऐसी चीज़ कि जहाँ अदालत ने एक शख्स को मुजरिम डिक्लेयर किया हो, मैं तो हमेशा सुनता रहा कि जब जिन लोगों पर करप्शन के केसेस थे, जिन लोगों से पाकिस्तान का आम आदमी क्वेश्चन करता था, वो ये जितनी भी हैं, जितनी करोड़ मतलब 22 करोड़ लोगों की जो माएँ हैं, क्या वो बड़े कोई ज़हनी मरीज़ बच्चे जनती हैं? ये यही स्पेशल माएँ हैं, जिनके यहाँ ऐसे अफ़लातून पैदा होते हैं कि जो इक़्तिदार में आने से पहले चंद लाख उनके पास होते हैं और बाद में वो अरबों रुपए में चले जाते हैं। आपने डेली मेल वाला वाक़या आप कैसे नज़रअंदाज़ कर सकती हैं? इतना बिल्कुल नहीं बड़ा कर तमस्सुर पाकिस्तान नहीं, का, नहीं, हम इतना बड़ा बिल्कुल नहीं कि 15 लाख पाउंड में से 10 लाख पाउंड मतलब ये सैलाब से वैसे भगा भी के। कभी आपके नून लीग का कोई नुमाइंदा है नहीं, ठीक है? और मैं ज़ाहिर है नून लीग की तर्जुमान तो हूँ नहीं, ना पीपल्स पार्टी की तर्जुमान हूँ। मैं आपसे आपको मैंने बुलाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान और उनके रहनुमा की हैसियत से। मैं आपसे तहरीक-ए-इंसाफ की बात पूछूँगी और आप अगर नून का हवाला देंगे, मुझे डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा, फिर आपके लोगों ने मुझे कहना है, सोशल मीडिया वालों ने, कि मैं मरीम नवाज़ से लिफ़ाफ़ा लेके बैठी हुई हूँ, मुझे तो मुश्किल से अपनी तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा पीटीआई के हवाले से ही बात करें। पीटीआई के चेयरमैन के बारे में ये एक बड़ी वो है कि वो बहुत सारे यू टर्न्स लेते हैं, और उन्होंने खुद भी इस बात को एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। लेकिन अब जो ये जो ताज़ा बयान है, अब इसकी वजह से ज़ाहिर है एक बहस तो बनती है कि खान साहब ने एक बहुत बड़ा क्राउड चार्ज किया इस बात के ऊपर। आपने देखा कि अमेरिका में, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हर जगह ये हुआ। अब वो कहते हैं कि मैं उससे आगे निकल आया हूँ, तो ये समझा दें कि आगे निकलने से मुराद क्या ली जाए? ये ज़रा अगर आप क्विकली समझा दें, तो फिर मैं आपसे 1-2 सवाल और करूँ। जी। जी, मैं इसारा करता हूँ, कोशिश करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि अब हमने रस्सी तो साँप तो गुज़र गया, तो साँप गुज़रने के बाद रस्सी पीटने का फ़ायदा नहीं, हमने इस सारे माहौल को आने वाले वक़्तों में क्लोज़ करना है। हमने एक हकीकी खुद-मुख्तारी की तरफ जाना है, ताकि कोई दुनिया का मुल्क पाकिस्तान की खुद-मुख्तारी को चैलेंज ना कर सके। उसको ना या इंटरनल ऐसे फ्रेंड मिल सके, जो पाकिस्तान के हसास मामलात में मुदाखलत करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें यहाँ लेकर आएँ, ना उनको ऐसे लोग मिल सके जो अपनी उन हुकूमतों में आकर फिर उनके नताइज
अपने उन बॉसेस को उनके आकाओं के लिए काम करें, बजाय इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों के लिए। आज अगर कोई शख्स अपने घर की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए अपने घर की कोई ज़रूरी चीज़ बेचता है, तो इससे बड़ा तबाहकुन माहौल कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो इसमें वो कोई शक गवर्नमेंट नहीं सिर्फ है, महँगाई जो है वो तो एक बहुत बड़ा कर्स है। लेकिन मैं अब आपके जुमले में से एक और चीज़ पिक करती हूँ मैं कोई इंटेलेक्चुअल वो नहीं मुकाबलेबाज़ी नहीं है, आपने ये बिल्कुल नहीं समझना। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग ना मिलें इंटरनली जो इस तरह के रेजिम चेंज ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करें। इशारा किस तरफ है? क्या आपको लगता है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, जो मुल्की मफ़ाद के खिलाफ जाएँगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मुल्की मफ़ाद के खिलाफ जाएँगे, लेकिन उनका अपना एक माइंडसेट है। हर शख्स जो चीज़ सोच रहा होता है, उसको शायद वो उस वक़्त ये अंदाज़ा नहीं कर रहा होता कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। मुझे आप एक सिर्फ़ एक नुक्ता मैं कई रोज़ से हर शख्स से क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि हुँ, जिन हुँ। जज साहबान ने, जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दी, एक इतना बड़ा केस हुआ, उसकी हियरिंग हुई, वो सज़ा याफ़्ता हुए, अपने ओहदे से उनको हाथ धोना पड़े। क्या उन जजेस की अब लेजिटिमेसी रहती है कि जब नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर पूरे सिस्टम को ये बता रहे हैं कि जी आर्मी चीफ तो मैं तयन कर रहा हूँ आर्मी चीफ का, आप लोग कौन थे, आपने मेरे खिलाफ क्या फैसला किया था? क्या कोई शख्स इस मुल्क के निजाम अदल पे, निजाम सियासत पे, रियासती इदारों के तकद्दुस पर एतबार करेगा? मुझे देखिए, पता है मेरा ये मेरा आप जो बात करें ना, ये तो एक इतनी आइडियल सिचुएशन की बात है। आप ये देखिए कि हमारे इसी मुल्क में वो एहसानुल्लाह एहसान जैसा एक आदमी था और उसने एतराफ़ किया कि उसने मासूम जानें ली और हमने उनको कौमी धारे का हिस्सा बनाया और हमने उनको जाने दिया। इसी तरीके से वो लोग जो इस रियासत को सिरे से मानते ही नहीं हैं जो हथियार उठाते हैं, उनको हम दहशतगर्द कहते हैं, तालिबान कहते हैं, लेकिन हम उनके साथ मुज़ाकरात की एडवोकेसी करते हैं। सो हम तो कोई आइडियल सिचुएशन में बैठे हुए लोग नहीं हैं, हमारा मुल्क उस आइडियल सिचुएशन में नहीं है। मिसाली मुआशरा होता तो मैं आपकी बात को मिनो-अनवार लेती। लेकिन देखिए, नवाज़ शरीफ साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है, शहबाज़ शरीफ साहब ने भी अल्टीमेटली वही आके उन्होंने फैसला करना है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। चाहे वो कल इमरान खान की तरह आके कह दें कि मैंने नहीं किए फैसले, मुझसे किसी और ने करवाए हैं। लेकिन जब खान साहब फैसले करते थे, तो हम एज़ जर्नलिस्ट ये बिलीव करते थे कि ये खान साहब के फैसले हैं और आई एम श्योर कि आप पार्टी का हिस्सा होते हुए ये बिलीव करते होंगे कि ये खान साहब के सारे फैसले हैं, ऐसे ही है। अब बाद में कोई आके कह दे कि हमारे फैसले नहीं है, तो ये एक और बहस है। लेकिन मुझे एक और बात भी बताएँ, अब ये जो आपका लॉन्ग मार्च है लॉन्ग मार्च क्या कैसे आप इसको देख रहे हैं? कौन-सी तारीख को आप पिंडी पहुँचेंगे? कैसे ये आगे बढ़ेगा? कोई पार्टी के अंदर कोई पॉलिसी बनी है जो आप तक कम्युनिकेट हुई हो? देखिए पार्टी की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। हमने जो लॉन्ग मार्च के रूट का तयन पहले दिन किया था, उन तमाम जगहों से लॉन्ग मार्च गुज़रा। आपने देखा खान साहब पर बदतरीन इस बुज़दिलाना हमले के बावजूद लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू किया गया और जब लॉन्ग मार्च कमिंग संडे को होपफुली जो हमें तवक्कुआत है कि सैटरडे नाइट को, ये संडे को ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचता है, तो फिर पाकिस्तान भर के लोग हर शहर और हर ज़िले से इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हमारा जो 29 असल नवंबर टारगेट से है पहले पहुँच जाएँगे आप लोग? 29 नवंबर से पहले पहुँच जाएँगे आप पिंडी इस्लामाबाद? हम कमिंग संडे को हम कमिंग ये संडे को, नॉर्मली कमिंग सैटरडे की नाइट में किसी इत्तेफ़ाक वक़्त है भी। हमारी लेकिन ना स्पीड ऐसी ये थी हम 29 को ही पहुँचे। नहीं, अगर 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 इमरान खान साहब के साथ ये हादसा ना होता, एक कीमती जान ज़ाया ना होती और इतना बड़ा एक एक ज़ुल्म ना होता, तो मैं समझता हूँ अभी तक हम इस्लामाबाद में होते। हमारा प्लान जो गुज़रा हुआ जुम्मा है, उसपे हमें साउथ पंजाब के 11 अज़ला को ये टारगेट था कि हमने वहाँ पहुँचना है और लोगों में बड़ा जोश-ओ-जज़्बा है। आप देख लें जिस जगह से ये लॉन्ग मार्च गुज़रा है, हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसको वेलकम भी किया, अपनी पार्टिसिपेशन भी दी। आप हुँ। हमसे ज़्यादा हमारे मुखालफिन की सफ़ों में मौजूद बेचैनी को भी ज़रूर उसकी वज़ाहत करें। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि नून लीग का यहाँ नुमाइंदा नहीं है, आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि उनको डिफेंड करें, लेकिन आप उनसे ज़रूर पूछें कि उनके यहाँ नहीं, इतनी हम उनसे बेचैनी और पूछते हैं आप आते हैं शोज़ पे, पैनल पे आपको पता ही है, हम उनसे पूछते हैं। मुझे ये भी बताएँ कि मुझे बड़ा अनफॉर्च्यूनेट लगा ज़ाहिरा खान साहब के ऊपर हमला एक एक संगीन हमला है और मैं तो मुसलसल ये बात कहती आ रही हूँ कि गोली किसी को छू के ना भी गुज़रती, एक ऐसी पॉलिटिकल गैदरिंग में किसी का गन उठा के कंटेनर के पास मौजूद होना इटसेल्फ हमला था।
अगर गोली ना भी चलती, कोई वहाँ पे गन निकाले तो वो भी हमला है, उसको हमला कंसिडर करना चाहिए। क्यों ज़रूरत पेश आई खान साहब को कि उनको अपने ज़ख्म दिखाने पड़े? आपको नहीं लगता कि ये पीटीआई ने जो कुछ बीज बोए, मतलब माज़ी में सियासी जमातों ने बड़ी गलतियाँ की हैं, उनकी तरफ मत जाइएगा कि 80-90 में ये क्या करते रहे। लेकिन अभी जो बीज बो रहे हैं हम, हर हमले पे मशकूक होते हैं, हर बीमारी पे ये उस वजह से उनको करना पड़ा? देखें, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, मैं जब लोगों को देखता था कि अपोज़िशन के दिनों में वो हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी रूम्स में वेंटिलेटर के साथ पाए जाते थे और जैसे ही इक़्तिदार की हवा उन्हें छूती है, तमाम वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, तमाम उनकी मेडिसिन दूर हो जाती है और वो 18 साल के नौजवान की तरह भागते-दौड़ते नज़र आते हैं। तो कौन? अल्टीमेटली इसको हम बहुत सारे लोग आपने आसिफ ज़रदारी साहब को देखा बीमार थे, हर इसाक डार साल साहब के बीमार हर थे, शकील लोग अहमद बीमार थे, जब भी शहबाज बात शरीफ भी एक पूरी फ़हरिस्त आज के हुक्मरान जो कल अपोज़िशन में थे, ये सब लोग तो बड़े मूज़ी अमराज का शिकार थे। मैंने तो ज़िंदगी में प्लेटलेट्स का नाम नहीं सुना था। पूरी आप लाइफ़ में क्यों प्लेटलेट्स बात होते। कर रहे हैं? आप देखिए, ये आपकी इन बातों की वजह से हो रहा है कि खान साहब के ऊपर लगी गोली पे लोग यकीन नहीं कर रहे। मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये छोड़ मैं दें आपको बात, बीमार होते हैं। मैं कई दफ़ा इतनी बीमार होती हूँ कि मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। मेरी शक्ल देख के मेरे घर वाले कहते हैं, "शक्ल से तो नहीं लग रहा।" आप आपको भी कभी किसी ने ज़िंदगी में कहा होगा, "शक्ल से नदीम कुरैशी साहब नहीं लग रहा, आप बहुत बीमार हैं।" लेकिन लोग बीमार होते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि सियासत को थोड़ा-सा रिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है? हमें इतनी नफ़रत को कम करने की ज़रूरत नहीं है क्या कि आपको दिखाना पड़े कि ये मुझे ज़ख्म आया है? सीना चीर के बिल्कुल, दिखाना पड़े कि मैं पाकिस्तान बिल्कुल, से मोहब्बत करता हूँ। फिर आपको बिल्कुल ठीक सीना कहा। चीर के दिखाना पड़े कि मैं ख़त्म नबुव्वत पे यकीन करता हूँ। मतलब हमें सियासत को थोड़ा-सा आगे नहीं लेके जाना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। यही इख्तिलाफ़ राय को खुश उसलूबी से बर्दाश्त करना और किसी तनकीद का महज़्ज़ब अंदाज़ में जवाब देना, ये मौजूदा बढ़ती पोलराइज़ेशन में हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हुँ, आपने देखा मेरे लिए ऐज़ ए पाकिस्तानी एक ऐज़ ए कॉमन मुस्लिम, ऐज़ ए कॉमन मैन बड़ा तकलीफ़ में था मैं। जब मैं वफ़ाकी वज़रा को इमरान खान साहब के ऊपर हम होने वाले हमले का इस तरह से पोस्टमार्टम करते देख रहा था कि वो बताते थे जी ये तो गोली यहाँ नहीं यहाँ थी, ये पाँव ऐसे नहीं ऐसे रखा था। तो देखिए ये हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। मैं बिल्कुल ठीक है। किसी उस बात को ना एंडोर्स करूँगा, ना उसकी तायीद करूँगा जो हमसे कोई गलती होती रही। मैंने देखना ये है कि जो आज इक़्तिदार में लोग हैं, कल जब वो अपोज़िशन में थे, वो हमें कहा करते थे, "क्या आप हुक्मरान हैं, आपसे सवाल हो सकता है, आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, आप कौम को रूल कर रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है।" तो आज इनकी ज़िम्मेदारी का क्या है? एक मतलब वज़ीर दाख़िला बैठकर इतनी गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करे, मरियम नवाज़ जो आने वाले वक़्तों में अपने आप को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझती हैं, वो लिखे इमरान खान खत्म शुद और वज़ीर दाख़िला बजाए इसके कि ये लिखे जी दहशतगर्दी नहीं खत्म करना शुद, चाहिए। इस मुल्क से गुंडागर्दी खत्म शुद, ये महँगाई ये खत्म शुद, ये करप्शन जो खत्म सर शुद। ये जो सर कुचलने वाली बात थी नहीं कहनी चाहिए थी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से जो कुलसूम नवाज़ की डेथ के ऊपर किसी भी जमात की तरफ से जो बातें हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो मेरा नहीं तो होनी आपको चाहिए। हाँ, लेकिन आप मुझे बताएँ कि अच्छा अगर आप लोग आ जाते हैं पिंडी और फिर आप लोग इस्लामाबाद आएँगे और इलेक्शन नहीं अनाउंस होते, उस सूरत में मतलब आप आई नो कि आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, ग्राउंड पे पॉलिटिक्स करते हैं। आपके ख़्याल में आपको कैसा सिनेरियो नज़र आता है? लाखों मुझे लोग आ लगता है जाते हैं, क्या मुझे लगा होगा? जो मुल्की हालात है, मैं बुनियादी तौर पे एक बिज़नेस क्लास को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। आप बिलीव करें जो आपका मिडल वॉल्यूम का बिज़नेसमैन है वो तबाह हो गया, डिज़ास्टर हो गया बिज़नेसेस का। आप हुँ, हमारे साउथ के एरिया में आए जो कॉटन क्वीन था, जो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख बेल्स कॉटन की पैदा हुआ करती थी, वो अब कॉटन खत्म हो गई है। हमारा तमाम बिज़नेसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ अटैच हैं। वो तमाम बिज़नेसेस खत्म हो गए हैं जो और बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हमारे जो जो हमारा सनअतकार है उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, जो हमारा इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, जो यहाँ एक्सपोर्ट करने का एक्सपोर्टर था, वो डिस्टर्ब हो गया, लोग अपना सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ हूँ जिन्होंने पिछले 3-4 माह में करोड़ों डॉलर बाहर मुंतकिल किया है। वो जो भी उन्होंने वसाइल जो भी तरीकाकार इस्तेमाल किया, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ज़रा भी प्यार करती है पाकिस्तान से, मुझे तो नहीं है यकीन, इनको जिन क्योंकि जिन लोगों को अपनी तो उन औलाद
गलती कर ली, मैं उनसे ये पूछती हूँ अक्सर, वो प्रोएम्स में कहती हूँ आप 6 महीने वेट कर लेते, साल 1 रह गया था वेट कर लेते। अब जो गलती उन्होंने की वही गलती आप भी दोहराना चाहते हैं। हम आपसे भी कहते हैं आप 6 महीने वेट कर लें, कोई अगर आज आप मकबूल हैं 6 महीने बाद आप हो सकता है इससे ज़्यादा मकबूल हों, ऐसी क्या जल्दी है? दोनों तरफ अगर वो तो ज़ाहिर है एक आईनी तरीक़ेकार से आपके इत्तेहादियों ने आपको छोड़ा और उन्होंने हुकूमत बना ली। आप लोग वेट क्यों नहीं कर लेते इलेक्शन के लिए? पीटीआई जी, मतलब क्या सोचे का पीटीआई? अगर अगर हुक्मरानों का रवैया इतना जाबराना, इतना ज़ालिमाना, इतना खुद गर्ज़ाना ना होता, शहबाज़ गिल की मिसाल आपके सामने, जमील फ़ारूकी की मिसाल आपके सामने, आज़म सवाती की मिसाल आपके सामने, सबसे बड़ी बात अरशद शरीफ जैसे एक 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 कोना मुश्क नौजवान सहाफ़ी की शहादत आपके सामने कि 16 मुकदमात गद्दारी के उस शख्स पे, मैं तो 16 ये मुकदमात। बिल्कुल कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट लेकिन आपकी हुकूमत के बीच में भी तो आप देखिए ना क्या-क्या हुआ। हामिद मीर नौकरी से गया, तलत हुसैन चैनल से निकाले गए, अफसार के ऊपर हमला हुआ। अ, आप लोगों को ये उसूल उस वक़्त भी उठाने चाहिए थे, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सहाफ़त पर इस तरह के हमले, सहाफ़ियों पर इस तरह के हमले नहीं उस वक़्त आप लोगों ने नहीं ये आवाज़ें उठाई। आज आप उठाते हैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आज आपको नहीं उठानी चाहिए। हम ये कहते हैं वो उस वक़्त भी उठानी चाहिए थी। हम उस वक़्त भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उस वक़्त आप लोग कहते थे कि नहीं, वन पेज है, बड़ी बल्ले-बल्ले है। अब आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लोग फिर शक करते हैं कि अब शायद आपको खुद मसला हुआ है कोई, तो इसलिए आप कहते हैं, वरना आप उसूल को नहीं मानते हैं या मानते हैं? देखिए, बताएँ मुझे। बहुत सारी चीज़ें देखिए मैं तो आपको एक चीज़ गुज़ारिश कर दूँ, इमरान खान साहब ने मैंने तो ज़ाती तौर पर किसी हुक्मरान को अपने बहुत सारे इक़दामात को बतौर गलती तस्लीम करते हुए नहीं देखा। मैं तो अंधा मुतक़िद नहीं हूँ इमरान खान साहब का, यकीनन उनसे कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन हमने देखना ये है क्या क्या वो गलतियाँ दानिस्ता की गई? क्या उन गलतियों के पीछे कोई मुहर्रिकात पोशीदा थे, कोई लालच था, कोई मफ़ाद था, कोई ख़्वाहिशात थी, कोई ज़ाती एजेंडे की तकमील थी? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियाँ हुई और अभी भी मैं समझता हूँ, इस मुल्क को एक सियासतदान ने बनाया था, इस मुल्क के मसाइल का हल ट्रू ट्रू डेमोक्रेसी में है। हम आइडियल सिचुएशन में बहरहाल नहीं आ सकते अभी 10-20 साल, लेकिन हम इस सारी पैनिक सूरत-ए-हाल को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ़ एक नुक्ते पर, कि हम पाकिस्तान की अवाम को ये अथॉरिटी दे दें कि वो डिसीज़न करें कि उनका हुक्मरान कौन होना चाहिए, कौन उनकी सही मायनों में खिदमत कर सकता है, कौन सिर्फ़ नाम खादिम आला रख के सैलाब ज़दगान के पैसे तक मतलब हैरानी की बात है कि जो शख्स ये कहता है कि मुझ पर करप्शन साबित हो जाए, तो मुझे कब्र से निकाल कर मेरी लाश को लटका दिया जाए। दूसरी तरफ अपने दामाद को साफ पानी स्कीम में जगह देते हैं, रेंटेड करते हैं जगह और 21 करोड़ रुपए का वो रेंट आउट कर देते हैं। कैसी बयानबाज़ी होती है, वो खान साहब ने भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूँगा। वो इस तरह की बयानबाज़ी हमारे यहाँ बड़ी आम है। मैं फिर आपको खान साहब की मिसालें दूँगी क्योंकि आप पीटीआई को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फिर आप मुझे कहेंगे अच्छा। लेकिन मुझे ये बताएँ अब आखिरी 2 बातें कि ये जो आपकी पंजाब हुकूमत है जिसमें आई नो कि अब यू आर वेरी वेल कनेक्टेड दोनों जमातें जो वहाँ पे एक तो आपकी अपनी जमात है और काफ लीग भी, क्या मसाइल हुए कि एफआईआर नहीं कट रही? खान साहब कहते हैं मैं बेइख्तियार हुकूमत नहीं रखूँगा और आई नो आई रिमेंबर आप बड़े वोकल थे इस बात के ऊपर कि जब बुज़दार साहब भी थे तो यू वर वेरी वोकल। तो अब मुझे बताएँ कि ऐसा क्या मसला है? क्या मजबूरी है? इतनी कमज़ोर हुकूमत क्यों रखी हुई है? हुकूमत कमज़ोर नहीं है, सिस्टम कमज़ोर है। डेमोक्रेटिक लोग, सियासी लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ कठपुतलियों का रोल प्ले करते हैं। आप देखें ना, आप चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे सिखाएँ मैं आपसे आप अब चैलेंज करें स्टेटस क्वो का हिस्सा क्यों बनते हैं? छोड़ दें निज़ाम को। और तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। आप देखें केपीके में, सिंध में, पंजाब में लोगों ने अरकान असेंबली ने जाके सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रीज़ थी सूबाई वहाँ जाकर अपनी अपनी अपील दायर की है कि जी हमें बताया जाए, हमारी दाद-रसी की जाए, इसको देखा जाए, ये पै दर पा जो वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमतें हुकूमत में होने के बावजूद होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ से इसकी क्या वजह है? लेकिन अब आपके सामने है। मैं ज़ाती तौर पे इन तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार बहुत हद तक सियासतदानों को भी समझता हूँ। मुझसे कई हुँ, लोग नाराज़ हो जाएँगे। एक नारा बुलंद किया करते थे नवाज़ शरीफ साहब, जब पानामा केस की हियरिंग थी और उनका उनको उ उ सज़ा उनको हुई, नाअहल वो हुए, वो कहा करते थे मुझे क्यों निकाला? और हुँ। मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, मेरे इनके सिलेक्टर्स से है। आज एक एक बिल्कुल ट्रू पॉलिटिकल वर्कर के जब मैं देखता हूँ कि वो तमाम लोग जिनको नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त चैलेंज किया करते थे, ऑलमोस्ट उन्हीं पोज़ीशंस पर मौजूद हैं, जिनको वो सिलेक्टर्स कहा करते थे, ज़ुमा नहीं,
अंदाज में नाम लिया करते थे। नवाज शरीफ साहब के भाई आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं माँगा, कौम से को दिया। ना अपने भाई से माँगा, ना सिस्टम से माँगा कि उन्हें किसने निकाला था। वो कौन शख्स था जिसने उनको निकाला? तो ये जब हमारे जब सिस्टम आपको आपको वो दूध पिला रहा होता है ना, तो सिस्टम अच्छा लगता है ना। जैसे खान साहब ने बाजवा साहब जिनको नवाज शरीफ साहब ने तैनात किया था, उनको एक्सटेंशन दे दी। सिर्फ एक्सटेंशन नहीं दी, बल्कि काफ़ी मुखालफत थी उस वक़्त भी, आपको पता है, एक लंबी-चौड़ी बहस थी, लेकिन उन्होंने दी एक्सटेंशन। तो ये तो वो बात है। अब आप पंजाब हुकूमत नहीं छोड़े, आखिर में मुझे ये बताएँ कि पंजाब हुकूमत भी आप लोग नहीं छोड़े, असेंबलियाँ भी तहलील नहीं कर रहे हैं, और अगर इलेक्शन की डेट नहीं मिलती, इन दैट केस हम समझें कि पीटीआई एक और लंबे तवील धरने की तरफ जा रही है, सर्दी के मौसम में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ, मैं इंतखाब देख रहा हूँ मार्च से पहले। मैं समझता हूँ कि ये मूव तहरीक-ए-इंसाफ की ज़ाया नहीं होगी इतने बड़े लेवल पे। अब ये अभी कल मैं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के साथ मौजूद था, तो मुझे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी। उन्होंने कहा जी ज ज जब ये ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो साहब की शहादत हुई है, उनको फांसी दी गई है, तो मार्च में इंतखाब थे। मार्च में प्रॉब्लम शुरू हुआ मुल्क में, और जुलाई में जाके वो प्रॉब्लम खत्म हो गया। 5 जुलाई को हर चीज़ वाइंड अप हो गई थी। पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के ये पहला 1 से डेढ़ साल है कि मुस्तकिल महाज़ाराई जारी है। मैं नहीं समझता कि हम इस गवर्नमेंट को, जो अब मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिसे हम इम्पोर्टेड कहते हैं, उनके अपनी सफ़ों में अब लोग ये सवाल करते हैं। उनकी निजी मीटिंग जिसमें सवाल होते हैं। आपने आबिद शेर अली की गुफ्तगू सुनी थी। आपने तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, जहाँ वो जी, कहते थे कि जी आप हम महँगाई खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च का पूरी एक्सरसाइज़ है, ये नहीं जाएगी ज़ाये। थैंक यू सो मच नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया जी, और थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन। गुड नाइट नदीम कुरैशी साहब, आपको भी और देखने वालों को भी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।